नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं किसान भाइयों की समस्या का समाधान और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और इन विषय से जुड़कर आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। और समाधान करने की कोशिश इसलिए भी लगातार निरंतर जारी है ताकि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाके किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दिलाया जा सके, किसान भाइयों को और सशक्त किया जा सके, ताकि हमारे देश की जो अन्नदाता हैं उनको मजबूत करेंगे तभी हमारा देश विकासशील होगा। तो हाँ दोस्तों, और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि आप जुड़ते हैं सीधा लाइव इस कार्यक्रम में, अपने सवाल पूछते हैं और आपकी समस्या का समाधान हमारे स्टूडियो में जो मौजूद एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नजर डालते हैं आज के हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषयों पर। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले कुछ खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई एवं किस्में, गन्ने की बुआई किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार की किस्में होनी चाहिए और मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कर कैसे आप मोटी कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम हेलो किसान में। अब आपको पता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 3 माध्यमों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हमेशा की तरह। पहला माध्यम होता है टोल फ्री नंबर का, तो आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आप बहुत समझदार दर्शक हैं तो आपको पता है कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम रखेंगे और आपके फ़ोन में एक पर्याप्त नेटवर्क होगा ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जाए और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा कुछ दर्शक हमारे व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8800522717। व्हाट्सएप करते समय आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं उस सवाल के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और तीसरा और आखिरी विकल्प हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए है ईमेल आईडी का, तो आप ईमेल आईडी भी इस्तेमाल करके हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। ये 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। कार्यक्रम हेलो किसान से जुड़िए और अपनी समस्या का कोई भी समाधान जान पाएंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब है उन एक्सपर्ट से मिलने का वक्त हो गया है जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान। तो आइए रुक करते हैं सीधा डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्र जी का। आपका बहुत स्वागत है मैम। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर बृजलाल शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप पूर्ण निदेशक गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा जी से। डॉक्टर शालिनी जी, अगर हम बात करें मोटा अनाज, जिसको हम श्री अन्न भी कहते हैं, बीते समय में मैंने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस मोटे अनाज श्री अन्न को लेकर बहुत प्रोत्साहित किया। खेत से लेकर थाली तक आने में हमें एक जो मशक्कत करनी पड़ रही है उसमें हम कितना पार पा रहे हैं और लोगों को मोटे अनाज की तरफ आकर्षित करना क्यों ज़रूरी हो गया है? जी, बहुत ज़रूरी है कि हमारे खान पान में विविधता आए और वो विविधता इसलिए ज़रूरी है कि हमारे भोजन में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही थी, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर की तरफ ध्यान बहुत कम जा रहा था और इसी की वजह से हार्ट डिजीज़ेस, आर्थराइटिस, गठिया की बीमारी, हृदय रोग, बहुत सारे रोग जो हैं वो पनप रहे थे हमारे सोसाइटी में। तो इसी से उबरने के लिए जो हमें वापस अपने हेल्दी फूड्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो रेशा, मिनरल्स, फाइबर और विटामिन्स में भरपूर हैं और बहुत ही रोचक तरीके के उत्पादन से बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं और भारतीय लोग उसको अपनी थाली में अपनाना शुरू भी कर चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है आज के समय की मांग, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सुपर फूड को अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए क्या कुछ संभावनाएं, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, भोजन ही औषधि है, इस बात के जानकार हमारे पूर्वजों ने कुदरत में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पदार्थों को खेती और भोजन में अपनाया था। इसमें मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी,
कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना और सांबा आदि भी शामिल हैं। लेकिन आजकल मोटे अनाज के प्रसंस्करण का चलन भी काफी बढ़ा है। ऐसे में मोटे अनाजों का खाद्य प्रसंस्करण करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी इस काम को आसानी से कर सकती हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। बता दें कि मौजूदा समय में बहुत से स्टार्टअप मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिनमें पोषण के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रखा जा रहा है। मोटे अनाज से नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत सुनिश्चित की जा सके। मोटे अनाजों से कुछ पारंपरिक उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे रागी दलिया, रागी बिस्कुट, रागी ढोकला, रागी चकली, रागी पापड़, रागी फ्लेक्स, रागी केक, बाजरा माल्ट, बाजरा कोलुकत्तई, ज्वार मुरक्कू, कोदो मिलेट हलवा आदि। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण से क्या कुछ बन सकता है और कितना स्वादिष्ट होता है, ये भी आपने रिपोर्ट के जरिए देखने की कोशिश की है और इसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय का रुख करते हैं और उस विषय को जानने के लिए रुख करते हैं डॉक्टर बृजलाल शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, अगर हम गन्ने की खेती को लेकर बात करें, हमारे देश के कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ने की खेती बहुत विशाल स्तर पर होती है और उस गन्ने की खेती के जो किसान होते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है या फिर उनके घर का जो पूरा खर्च चलता है, वो कहीं ना कहीं गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर और इस समय अगर हम बात करें जिस प्रकार से बसंतकालीन गन्ने की बुआई की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बेहद उचित समय है बुआई का। ये किस प्रकार के किसान भाई तैयारियां करें और कौन सी चीज़ों को ना करें जिसकी वजह से उनके जो उत्पादन में है उनको कमी ना मिले? जी, ये बसंतकालीन बुआई कार्यक्रम इस समय चल रहा है। दो कार्यक्रम होते हैं बुआई के, एक शरतकालीन हो गया जो कि बीत चुका है और ये बसंतकालीन है। ये 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक, नॉर्मल हम 31 मार्च तक समझ रहे हैं, यानी मार्च एंड तक कि ये बुआई कार्यक्रम होता है। लेकिन अब गेहूं काटने के बाद भी कई किसान भाई, क्योंकि खेत की कमी की वजह से वो गेहूं के काटने के बाद भी बो रहे हैं, तो भी बसंतकालीन का लेट एक वर्जन एक तरह से कह सकते हैं। तो दो पार्ट में बसंतकालीन बुआई हो गई, बिफोर व्हीट यानी गेहूं की कटाई के पहले और गेहूं के कटाई के बाद की। सबसे बढ़िया समय तो गेहूं के कटाई के पूर्व वाला ही होता है बसंतकालीन के लिए, और पैदावार भी बढ़िया होती है उसमें। लेकिन किसान भाई, क्योंकि उनको अपनी गेहूं की फसल भी लेनी है और उसी में गन्ने की पैदावार भी लेनी है, तो गेहूं काटने के बाद भी बुआई कर रहे हैं और उसमें भी अच्छी उपज अब आने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सामान्य बसंतकालीन बुआई का समय ज़्यादा उचित रहता है, यानी 12 फरवरी से लेकर के और 12 या 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च या 31 मार्च तक आप समझ सकते हैं। ये सबसे बढ़िया समय होता है बुआई के लिए। किसान भाई इसका उपयोग करके अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। लेट बुआई में यानी आफ्टर व्हीट बुआई में थोड़ी सी उपज या पैदावार कम हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पैकेज और प्रैक्टिसेस का किसान भाई ध्यान रखें तो उसमें भी पैदावार अब ज़्यादा आने लगी है। प्रजातियों का समावेश करें तो ज़्यादा पैदावार आने लगी है। अब कैसे उपज बढ़ाएं? सबसे पहले तो खेत की बढ़िया सी तैयारी, यानी एक डीप प्लाउ, MB प्लाउ जिसको बोलते हैं, गहरी जुताई एक कर लें और उसके बाद सामान्य जुताई करके खेत की तैयारी करें। दूसरा, बीज का चुनाव बढ़िया करें, बिना किसी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज वाला बीज लें। तीसरा, बुआई के समय वही आपके 12 से 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक का समय रखें। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी डिफिशियंसी देखी जा रही है, तो उसका भी अपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में समावेश करें किसान भाई।
और ऑर्गेनिक मैटर अवश्य दें, क्योंकि सॉयल के जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम है, 0.4-0.5 के आसपास है, जो कि कम है। तो ऑर्गेनिक मैटर का समावेश भी करें। अगर ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह का समावेश करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई जो प्रजाति का पोटेंशियल है उतनी ज़्यादा उपज वो ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी, यानी कि मूलभूत बातें ये कुल मिलाकर हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई गन्ने की खेती में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बिना किसी चिंता के। जी जी, जी। तो इन बातों को किसान भाई ध्यान में रखें। और गन्ने की खेती को लेकर और कुछ क्या खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं, उसको जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़े हुए एक रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। गन्ने की बुआई जल्दी ही पूरी कर लें। 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को 5 मिनट तक 250 ग्राम एरिटॉन को 100 लीटर पानी के घोल में उपचारित करें। गन्ने की बुआई 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर बने कूड़ों में 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। इसकी बुआई के लिए 1 आंख वाले टुकड़े 1, 33, 750, 2 आंख वाले टुकड़े 60,000, 65,000 और 3 आंख वाले टुकड़े 40,000 से 45,000 या 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज के रूप में पर्याप्त होते हैं। गन्ने की फसल में मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अगर मृदा परीक्षण ना हुआ हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश का उपयोग करें। गन्ने की पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर 90 किलो नाइट्रोजन गन्ना काटने के बाद और इतनी ही मात्रा तीसरी सिंचाई के समय उपयोग करें। इसकी पेड़ी से अच्छी फसल लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए उगने से पहले एट्रोजिन 2 किलो सक्रिय तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पेड़ी की फसल में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। गन्ने की फसल उगते समय दीमक पोरी की आंखों को नष्ट कर देती है। कंसू के आक्रमण से पौधों की गोभ सूख जाती है। ऐसे में इन दोनों कीटों से फसल का बचाव करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सही समय पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। रही बात किस्मों की, तो किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करना बेहतर रहता है। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अगर आप किसी भी फसल का चुनाव करते हैं, किस्मों का चुनाव करते हैं, उनकी देख रेख के अनुसार अगर आप खेती में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी तरीके के नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है और अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। और इसी कार्यक्रम में हम कृषि विशेषज्ञों को लेकर आते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर शालिनी गौड़ जी का। डॉक्टर शालिनी जी, अगर हम बात करें मोटे अनाज की खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, अब देख रहे हैं आप कि हम शीतकालीन मौसम से लेकर ग्रीष्मकालीन मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी के तौर पर आप क्या देख रही हैं कि हमें अपने खाद्य के जो हैबिट्स हैं उसमें हम मोटे अनाज के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिसको शामिल कर सकते हैं जिससे गर्मियों में हम लू से बचे रहें, हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहे? जी बिल्कुल, अभी मौसम बदल गया है तो फिर बाजरे के लड्डू तो अब नहीं खाएंगे, तो अब हम रागी की अम्बली खा सकते हैं। रागी की अम्बली जैसे रागी, जैसे बाकी दही दही बनाते हैं, वैसे ही बाकी जो भी मोटे अनाज हैं उनको थोड़ा भूनने के बाद और पीसने के बाद थोड़ा सा पानी मिला के और दूध मिला के रात भर छोड़ दें और उसका थोड़ा सा दही का उसमें छींटा मार दें और फिर वो रात भर छोड़ेंगे तो फिर अम्बली की तरह उसको उपयोग में लाया जा सकता है, जो ठंडा ठंडा पेय की तरह रहेगा। जैसे हम सत्तू गाँव में पहले पीते थे तो वैसे ही मिलेट्स का यानी मोटे अनाज का सत्तू भी उपयोग में लाया जा सकता है। उसमें थोड़ा सा नींबू, नमक, जीरा डाल के या शक्कर डाल के पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। ये ठंडे पेय हो गए। और अगर हम वैसे उत्पाद में हम बाकी चीज़ों में उपयोग करना चाहें, कुकीज़, पास्ता, नूडल्स तो पूरे साल भर खाए ही जाते हैं। बाकी इन्हीं अनाजों की रोटी बनाकर, जैसे ज्वार है, रागी है, इनकी रोटी बनाकर भी हम अपने डेली जो हम लोग खाते हैं उसी थाली में हम लोग उसका उपयोग कम से कम दिन में एक बार ज़रूर कर लें।
जी, कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे डॉक्टर शालिनी जी, जैसे वो नए दर्शक होते हैं जिनको लगता है कि हम क्यों इस पर शिफ्ट करें, और उसका कारण आप उनको बताइएगा कि हमें इस पर शिफ्ट क्यों करना चाहिए और साथ ही साथ कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसके बारे में आपसे मैं सवाल जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ समय की मांग, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम एक ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हम चर्चा कर रहे हैं आज दो खास महत्वपूर्ण विषय पर। मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कर कैसे आप अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ बसंतकालीन गन्ने की बुआई को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं। डॉक्टर शर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आप बुआई को लेकर तमाम बातें आपने बताई, कुछ मूलभूत बातें भी आपने बताई। अगर आप अब बात करें हम बुआई की विधि को लेकर, गन्ने की बुआई की सबसे उच्चतम विधि क्या है, और बुआई करते समय क्या हाथ से हम बुआई करें, बीजों को हाथ से डालें, मशीन से डालें, सबसे उच्चतम क्या विधि रहेगी जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया बुआई का विधि तो ट्रेंच विधि मानी गई है आजकल। उसमें उपज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्प्रिंग प्लांटिंग यानी बसंतकालीन में समय थोड़ा सा कम रहता है। तो मेरे सुझाव है किसान भाइयों से कि 90 सेंटीमीटर पर ही बुआई करें, लेकिन गहरी जुताई जरूर कर लें और गहरी कूण निकाल लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि उनका गन्ना जो है, थोड़ी सी हवा या बाउंडर आता है तो उसमें गिरेगा नहीं, लॉजिंग नहीं होगी, इससे बचाव होगा। अब बुआई के समय कुछ बहुत ही विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि सीड, पहले तो सॉइल का ट्रीटमेंट। एक बीमारी आजकल गन्ने में चली हुई है, रेड रॉट 238 CO 238 वेराइटी में रेड रॉट का प्रचलन। तो उसके जो फंगस है वो पूरे सॉइल में, ख़ास तौर से जहाँ पे रेड इसमें पानी की ज़्यादा जमाव है वहाँ पे, यानी सेंट्रल यूपी आप समझ लें, पानी जहाँ पे ज़्यादा लगता है नदियों किनारों में, उनके फैल गया है उसका फंगस। तो वो 238 को सुखा दे रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्राइकोडर्मा एक फंगस ही है जी, तो उसका उपयोग जरूरी है किसान भाई करें। ट्राइकोडर्मा से अपने सॉइल को ट्रीटमेंट कर लें जी, क्योंकि वो फंगस जो उसका है 238 का बहुत विरुलेंट है, बहुत मजबूत है। तो उसको काटने के लिए कोई ना कोई फंगस ही चाहिए जी। तो ये ट्राइकोडर्मा वही काम करता है, उसको मिटिगेट करता है। तो उसका उपयोग करें। नहीं, सॉइल ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से जरूर कर ले किसान भाई, चाहे कोई भी प्रजाति लगा रही हैं जी। उसके बाद आता है सीड का ट्रीटमेंट। बुआई के पहले सीड का ट्रीटमेंट भी किसान भाई कर लें। सीड ट्रीटमेंट जैसे कोई फंगीसाइड है, कार्बेंडाजिम है, या एक टीपीएम थायोफेनेट मिथाइल है, उसका 0.2% सोल्यूशन बना करके, और सीड के जो दो आँख के पेड़े काटते हैं उनको पानी में घोल करके और उसी में डिप कर लें। जो दवा है उसको पानी में घोलें और उसी में डिप करके 20 मिनट तक या 15 मिनट तक रखे रहें। एक लेयर उसके चढ़ जानी चाहिए, उसके जो आपके पेड़े हैं उन पर लेयर एक चढ़ जानी चाहिए, और निकाल करके फिर बुआई कर ले। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि सॉइल का ट्रीटमेंट चाहूंगा, एक दर्शक है हमारे साथ, वो फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, वो उनका सवाल लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप रंजीत कामत हैं सुपौल बिहार से। रंजीत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रंजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रंजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा गन्ना पे पहले सवाल है। जी पूछिए।
मेरे पास 2 एकड़ गन्ना है, उसका हम खुद गुड़ बनाना चाहते हैं और छोटा मशीन लगाना चाहते हैं सर। उसका यानी कि कहाँ हमें परीक्षण मिलेगा और वो मशीन हमें कितना का यानी कि वो कन्वर्ट होगा, पूरा उसका हमें बता दे। उसके बाद मोटे अनाज पे रागी का हम सत्तू बना सकते हैं। रागी और सांबा जो है, सांबा को खीर कैसे बनाया जाता है, हमें थोड़ा ये डिटेल में बता दीजिए सर। जी, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके दोनों सवाल के जवाब को आपको दिया जाएगा। आप जवाब सुनिए। रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, ये गुड़ का प्लांट लगाना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं। जी। इनको प्लांट कितने का पड़ेगा, प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं, कुल मिलाकर सारी बातें जानना चाहते हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा, अभी बिहार गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस भी किया है कि जो किसान भाई प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं तो उनके विषय में पूरा डिटेल और जानकारी, और उसके बाद से कैसे लगाना है, क्या मतलब कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी गन्ने का विभाग है अपना, उनका जो DCO हैं, जिला गन्ना अधिकारी, या जो वहाँ पे अधिकारी गन्ने के वहाँ पे बोले जाते हैं, उनसे संपर्क करें सबसे पहले, और सारा डिटेल उनको मिल जाएगा। जो सरकार से बेनिफिट उनको मिलने वाली होगी वो ज़रूर मिलेगी। तो पहले DCO से संपर्क करें, क्योंकि बिहार में यहाँ अपने UP से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो DCO से संपर्क करके सारी जानकारी ले लें, फिर आगे बढ़ें। और जहाँ तक गन्ने की पैदावार से संबंधित है, इनके यहाँ ये अपने यहाँ जो UP में वैरायटी है वही वहाँ भी चलती है, जैसे 238 है, 118 है, और आपका 15023 है, इसके अलावा 9301 है, ये वहाँ पे ज़्यादा ये भी चलती हैं। तो जो इनके यहाँ सूट कर रही हो, यानी इनकी मिट्टी में जो बढ़िया पैदावार दे रही है, उन प्रजातियों का चयन करें और उनको लगाएं। तो मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल DCO से संपर्क कर लें, ये सारा इनको डिटेल मिल जाएगा। जी, लौटते हैं, एक दर्शक हैं, एक और उनका सवाल लेते हैं, फिर आपके पास फिर से लौटेंगे सवाल जवाब लेने के लिए। राकेश हैं शिमला हिमाचल से। राकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। सवाल पूछिए राकेश जी। मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में गन्ने की खेती कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि पौधा हम लगाना चाहेंगे तो उसकी खेती कर सकते हैं, कितना तापमान उसकी ले चाहिए? ये दोनों सवाल है मेरे। जी, आपके दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर शालिनी गौड़ जी का। डॉक्टर शालिनी जी, एक बार दर्शक पहले थे, उनका भी सवाल था कि रागी और सांवा को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और दूसरा इनका सवाल है कि ये कोदो की खेती करना चाहते हैं, क्या संभव है हिमाचल में? जी ज़रूर। मैं पहला सवाल का जवाब देती हूँ कि रागी का हम सत्तू कैसे बनाएंगे। जैसे हम दालों को भिगो के और फिर उसको खाते हैं, राजमा छोले है ना, इसी तरीके से जो मोटे अनाज हैं उनकी पाच्यता को बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, उसको बहुत अच्छे से हमारी शरीर सोख सके, इसके लिए क्या करते हैं कि पहले उनको भिगो के रखते हैं। थोड़ा सा अंकुरित अगर कर लेंगे तो उसकी पाच्यता और विटामिन्स की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको थोड़ा सा भिगो के धो के रख लें, फिर उसके बाद उसको अंकुरित करें, जैसे आप मूंग की दाल को करते होंगे। और फिर जब अंकुरित हो जाए उसको थोड़ा सुखा लें धूप में ही, ढक के सूती कपड़े से। उसके बाद उसको भूनेंगे। जब भून लेंगे तब उसको दरदरा पीस लेंगे, कूट लेंगे, तो उससे आपका सत्तू तैयार हो गया। और वो सत्तू आप बना के कई अगर ढंग से पैक करके एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो वो कई महीने आपका चलेगा, और उसको बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इनका सवाल था कि सामक की खीर कैसे बनेगी, है ना। तो सामक की खीर बनाने बहुत आसान है। जैसे आप चावल की खीर बनाते हैं, सामक का चावल जो है वो नॉर्मल चावल से, सामान्य चावल से 3 या 4 गुना ज़्यादा फूलता है, तो इसलिए उसमें पानी या दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा डलेगी। तो पहले आप सामक के चावल को अच्छे से पानी में ही पका लें, बाद में उसमें दूध डालें और थोड़ा शक्कर, इलायची, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल के, केसर डाल के, केवड़ा डाल के आप ठंडी खीर का मज़ा ले सकते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा।
और अभी नवरात्रों का आने वाला है तो उसमें ज़रूर इसका सेवन करें। बिल्कुल, तो आप इस तरीके से रागी, सांवा और तमाम जो उत्पाद मैम ने बताए हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खासा आप सेहतमंद रहेंगे और इसका उत्पाद बना के आप बाजार में भी ले जा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी। पहला प्रश्न मैं गन्ना के ऊपर ये जानना चाहता हूँ कि गन्ना का इस समय परिपक्वता के ऊपर है, तो हमें बुआई की दशा में गन्ना किस दिशा का लेना चाहिए? ऊपर का भाग लेना चाहिए कि नीचे का भाग लेना चाहिए कि बीच का लेना चाहिए? और दूसरी चीज, हमें कितनी टुकड़े, आंखों के कितने टुकड़े लेने चाहिए? और बुआई में हमें कोई और भी हम फसल उसके साथ मिलवा फसल ले सकते हैं? और जो हमारा मोटा अनाज है, हमारा उत्पाद तो तैयार हो गया, उसको भंडारण के लिए हमें कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए? गर्मी आ गई है जिससे हमारा उत्पाद खराब न होने पाए। जी, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। नंदस्वरूप जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं और जवाब देते हैं। डॉक्टर शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, इनके समस्या का समाधान कीजिए कि ये कौन से पार्ट का चुनाव करें गन्ने की बुआई को लेकर। जी देखिए, सबसे अच्छा जो पार्ट होता है ऊपर का 2/3 होता है, नीचे वाला 1/3 बुआई के लिए नहीं उपयोग करें तो ठीक रहेगा, उसको सप्लाई में दे दें। ऊपर वाला 2/3 पार्ट 2-2 आंख के टुकड़े काटें और उसके बाद से उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें। कार्बेंडाजिम 0.2% सोल्यूशन या फिर थायोफेनेट मिथाइल TPM जिसको बोलते हैं, उसका 0.2% सोल्यूशन में ट्रीट कर लें जी, तब बुआई करें। अब इनका दूसरा एक सवाल था कि जिसमें मोथा की बात इन्होंने बताई जी। मोथे गन्ने खेत में इनको परेशान किया, तो उसके एक होलोसल्फिरान मिथाइल प्लस मेट्रीब्यूजिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो बहुत ही बढ़िया है जी। वो एक बार उस पे मोथे पे लगा लें और स्प्रे कर दें। उसका 1 किलोग्राम करीब 1000 लीटर पानी में, 1 हेक्टेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 400 लीटर पानी में उसका उपयोग करें, यानी 400 ग्राम 400 लीटर पानी में उपयोग करें और एक बार स्प्रे कर दें मोथे पे जी। लेकिन स्प्रे करने के पहले वो ध्यान रखें कि किसी भी हालत में दोनों साइड में जो गन्ने हैं उन पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर गन्ने पे पड़ा तो वो गन्ने को भी जला देगा और आपका वो वाला गन्ना जिस पे पड़ा है स्प्रे वो 1 से 1.5 महीने पीछे हो जाएगा। तो मेरी सलाह तो ये है कि पहले मैकेनिकल ऑपरेशन करें, उसकी जुताई निराई गुड़ाई कर दें। अगर उससे भी नहीं जा रहा है तब फिर उसका होलोसल्फिरान और मेट्रीब्यूजिन का जो कॉम्बिनेशन है उसका स्प्रे करें, लेकिन नोजल जो है दोनों साइड से दबा दें कि सिर्फ मूंथे पर ही वो स्प्रे हो, क्योंकि मैंने देखा कई किसान भाई स्प्रे कर देते हैं जो गन्ने पर भी पड़ता है और गन्ना उनका जल जाता है, बाद में परेशान होते हैं। तो ये पहले से प्रिकॉशन बरत करके करें, पहले उसका मैकेनिकल कंट्रोल करें, नहीं हो रहा है तब फिर ये स्प्रे करें। जी हाँ जी, तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखकर किसान भाई गन्ने की खेती में आगे बढ़ सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये बातें हैं, कितनी अच्छी आपको फसल मिल सकती है, इन बातों को ध्यान रखकर ये डॉक्टर शर्मा जी ने आपको बताया है। डॉक्टर शालिनी जी का, डॉक्टर शालिनी जी, जिस तरीके से हमारे दर्शक का एक सवाल भी था कि भंडारण करने की क्या प्रक्रिया गर्मी में होनी चाहिए मोटे अनाज को लेकर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही और बिल्कुल उपयुक्त इनका सवाल है कि आपने बहुत अच्छे से उगा तो लिया, लेकिन उसको भंडारण कैसे करें। जैसे आप गेहूँ को भी आप अच्छे से सुखा के फिर उसको भंडारण करते हैं ना, वैसे ही इसको मोटे अनाज को भी आपको अच्छे से सफाई करनी है ताकि उसके ऊपर कुछ गंदगी रहेगी तो कीड़ों के अंडे भी साथ में रहेंगे। तो खूब अच्छे से उसको उसकी झड़ाई यानी थ्रेशिंग वगैरह करके उसको सफाई करके क्लीनिंग करके फिर उसका मॉइस्चर जो है वो 11 से 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए भंडारण के दौरान। और भंडारण करते समय ये ध्यान रखना है कि इंसेक्ट प्रूफ रहे, रैट प्रूफ रहे, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस है, सबको पता है, तो वो जानवरों को और कीड़ों को भी पता है। तो इसलिए इसको भंडारण करते समय जो जैसे हमारे साइलोज या घर में जिसमें आप गेहूँ स्टोर करते हो वैसे ही इसको भी स्टोर करना है। अगर आपको कट्टे में रखना है तो कट्टे के आसपास भी
थोड़ा नीम की पत्तियां वगैरह रखें, क्योंकि मिलेट्स अगर हैं तो ऑर्गेनिक ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नीम या हल्दी की गांठें, इन सब से ही आप कीड़ों से उसको बचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो सुचारू रूप से भंडारण करने की जो प्रक्रिया डॉक्टर शालिनी जी ने आपको बेहतर तरीके से बताई है, अगर आप भंडारण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भंडारण की क्रिया में आगे बढ़कर अच्छे तरीके से भंडारण कर सकते हैं और आने वाले समय में अपने आप मोटे अनाज को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान, हम चल लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान और लगातार समाधान जारी है इस कार्यक्रम में। आप भी की कोई समस्या है तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में और टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी की 3 माध्यमों के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, हमारे कुछ दर्शक थे, उनका सवाल ये भी था कि क्या हिमाचल में वो गन्ने की खेती कर सकते हैं? साथ ही साथ एक दर्शक थे, उनका ये भी सवाल था क्या वो कोदो की खेती क्या हिमाचल में कर सकते हैं? जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि गन्ने की खेती के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे ट्रॉपिकल अपना साउथ इंडिया और सब ट्रॉपिकल अपना नॉर्थ इंडिया। प्लेन खेत, एलुवियल सॉयल यानी दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो उसकी आवश्यकता होती है जी। इसके अलावा पानी स्टैग्नेट ना हो, पानी की उपलब्धता भी हो, मॉइस्चर हो लेकिन पानी स्टैग्नेशन ना हो, ऐसे खेत हो तो वहाँ गन्ने की पैदावार ली जा सकती है। और अगर एलुवियल सॉयल है जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, अगर हिमाचल में है तो कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट या फिर आपका बर्फ जो गिरता है या पाला गिरता है, उससे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप में प्रभावित होती है। और उन जगहों पे गन्ने की खेती, क्योंकि 1 साल की फसल है और जाड़े में अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो फिर सारा के सारा गन्ने को ख़राब कर देगी। तो ये देख लें इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अगर 5 डिग्री से लेकर के और 35-40 डिग्री तक का टेम्परेचर वेरी करता है पूरे साल भर में, तो गन्ने की खेती कर सकते हैं। एलुवियल सॉयल है, दोमट मिट्टी, गन्ने की खेती कर सकते हैं। पानी का निकास है, मिट्टी बढ़िया, खेत बढ़िया है, प्लेन है, वो कर सकते हैं। हिल पे, पथरीली ज़मीन पे गन्ने की खेती मुश्किल होती है। तो अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन, सॉयल कंडीशन सब कुछ ठीक है तो गन्ने की खेती कर सकते हैं। और क्योंकि ये अपना नॉर्थ इंडिया का बेल्ट सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, तो यहाँ पे है बस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे आपका बर्फ ना हो, फ्रॉस्ट ना हो, पाला ना हो, ये चीज़ें ना हो तो वहाँ कर सकते हैं जी। एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनके सवाल को शामिल कर लेते हैं। पुरुषोत्तम पुदार हैं जम्मू कश्मीर से। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर। जी, सवाल पूछिए। सर जी, इधर हम गन्ने की खेती कर सकते हैं इधर अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में? जी, पुरुषोत्तम जी आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, क्या जम्मू कश्मीर में संभव है? जी, अगर आपके खेत प्लेन है, बराबर समतल जिसको बोलते हैं, और दोमट मिट्टी है, थोड़ा सा क्लेई मिट्टी भी होगी तब भी होगा, बर्फ़ नहीं पड़ती है वहाँ पे, बर्फ़ नहीं जमती है, तो गन्ने की खेती आप कर सकते हैं। और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है गन्ने में। अगर माइनस टेम्परेचर या 0 डिग्री हो गया, 2 डिग्री बहुत समय तक बना रहा, तो वहाँ पे गन्ने की खेती मुश्किल पड़ती है। फिलहाल थोड़ा करके देखें, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी गन्ना बढ़े, थोड़ा सा करके देखिए। अगर आपका खेत दोमट मिट्टी वाला है, हिली एरिया नहीं है, तो वहाँ करिए। जी, डॉक्टर शालिनी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शालिनी जी, अगर यही बात कोदो को लेकर की जाए, जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था, क्या
वहाँ का वायुमंडल इजाज़त देता है कि कोदो की खेती वहाँ पर की जा सके? जी, कोदो जो है वो भारत का सबसे एंशियंट, कोदो और लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी, तो कोदो और लिटिल मिलेट भारत के सबसे एंशियंट ग्रेन्स में से हैं और ज़्यादातर भारत में ही ये इसका विकास हुआ है। कोदो हर जगह भारत में उग सकता है, लेकिन कोदो के लिए सबसे उपयुक्त जो जगह है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाली बेल्ट है, बुंदेलखंड वाला एरिया। जो हिमाचल प्रदेश में होगा वहाँ पर कोदो उग तो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैदावार शायद ना मिले, तो वहाँ पर उपयुक्त रहेगा झंगोरा यानी कि सामक की चावल, बार्नयार्ड मिलेट, चौलाई, कीनवा, ये बहुत अच्छा पैदावार वहाँ पर मिलेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्या यही फसलें जम्मू कश्मीर में भी उगाई जा सकती हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में चौलाई बहुत अच्छा होगा, कीनवा बहुत अच्छा होता है। ये इनको ठंडा इलाका चाहिए होता है, और रागी भी बहुत अच्छा होगा। रागी की कई वैरायटीज़ यानी फिंगर मिलेट वहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकती हैं। जी, डॉक्टर शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, अब आप गन्ने की खेती की बात कर रहे थे तो अंतर फसलीकरण को लेकर भी एक सवाल उठा था बीच में। क्या गन्ने की फसल को लेकर कौन सी और फसल हम साथ लेकर चल सकते हैं जिसमें हमारा गन्ना भी प्रभावित ना हो और अन्य आय भी विकसित कर सकते हैं? जी, गन्ने में अंतर फसल का बहुत ही ज़्यादा रोल है आय अर्जित करने के लिए किसान भाइयों के लिए। एक अतिरिक्त आय अंतर फसल लेकर के किसान भाई अर्जित करते हैं और आवश्यक भी है और किसान भाई कर भी रहे हैं। अंतर फसल में जैसे मटर है, टमाटर है, फिर उसके बाद से लहसुन है, मिर्च है, अंतर फसल में गेहूं भी किसान भाई कर रहे हैं। तो सभी फसलों का समावेश किसान भाई कर रहे हैं और आपके ये तरबूज भी ये कर रहे हैं। जो सूट करे उनके क्षेत्र के लिए वो करें। आलू की सबसे बढ़िया अंतर फसल की खेती होती है। तो ये ऑटम वाली फसल और स्प्रिंग वाली यानी शरद काल वाली जो भी फसलें होती है और बसंत काल वाली फसलें होती है, उन दोनों को अपना अलग करके ऑटम वाली जो फसल होती है उसमें अंतर फसल बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होता है, आलू भी होता है, लहसुन होता है और सारे गेहूं भी होता है। स्प्रिंग वाले में भी अंतर फसल कर सकते हैं किसान भाई, और इसमें मसूर है, मूंग है, उड़द है, ये सब अपना ले सकते हैं, या फिर तरबूज है, ये सब क्रीपर्स वाले जितने हैं वो ले सकते हैं। अंतर फसल से अगर किसान भाई ठीक से करते हैं तो उनकी गन्ने की लागत वो सारी की सारी निकल आती है और गन्ना उनको फ्री हो जाता है, यानी गन्ने का टोटल पैसा जो है उनको फ्री हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से उनको करने की ज़रूरत है और अंतर फसल बहुत आवश्यक है। मैं कई किसान भाइयों के संपर्क में हूँ, देखता हूँ उनके खेतों पे कि काफ़ी पैसा वो अंतर फसल से कमा लेते हैं, ख़ासतौर से मटर से बहुत पैसा कमाते हैं, फिर लहसुन से कमाते हैं, टमाटर से कमाते हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं। तो उससे उनको उनकी जितनी लागत उसमें लगती है गन्ने की वो सारा का सारा उसमें निकल आता है और एक तो रूटीन के उनको खर्चे के लिए पैसे मिल जाते हैं। इस वजह से अंतर फसल बहुत आज आवश्यकता है। बस उसमें ध्यान देना है कि अंतर फसल के लिए गन्ने में स्पेस हो 2 लाइनें को बीच में, तो 4 फीट, 4.5 फीट 5 फीट पे रखें, लेकिन 5 फीट रखने पे 2 लाइन पेयर्ड रो की प्लांटिंग करें और ट्रेंच में किसान भाई प्लांटिंग करें। वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है गन्ने के लिए भी और आपके अंतर फसल के लिए भी। अंतर फसल एक सीजन जो गन्ने का है उसमें किसान भाई 2-2 अंतर फसल ले रहे हैं। तो इसको करके, और मैं तो चाहूँगा सभी किसान भाई करें और इसका अंतर फसल का जो उनके खेतों में सूट कर रही है उसको लगाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। जी, एक दर्शक हैं रामवीर शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। रामवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। रामवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। हमारे गन्ने की खेत में सब मोथा बहुत हो गया है। जी, अच्छा, मोथा कितने दिन की फसल हो गई आपकी? फसल बोई है साहब, अब जम रही है, तो उससे पहले मोथा जम गया है गन्ने से पहले। जी, आपकी फसल में मोथा की प्रकोप देखने को मिल रहा है। डॉक्टर शर्मा जी, की समस्या गन्ना जमा नहीं है, मोथा जम गया है, तो उसकी दवा बताओ हमें तो कोई। जी, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं शर्मा जी, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर शर्मा जी, तो आपके खेत में मुझे लगता है कि ये शरदकालीन बुआई गन्ना होगा, तभी इसमें मोथा दिख रहा है। जी, शरदकालीन बोयो साहब, अभी बोयो। शरदकालीन बुआई हो रही होगी, नहीं की होगी आपने, तो वही उसी में मोथा है। तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले
आप मैकेनिकल ऑपरेशन कर लें, यानी जुताई उसकी कर दें अभी फ़िलहाल, जुताई करके और 10 दिन तक छोड़ दें जिससे मोथा सूख जाए। मोथा अमूमन सूखता नहीं है, पानी पाएगा फिर जम जाएगा। एक बार करके देखिए, यदि नहीं होता है तो उसके बाद हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल और मेट्रीब्यूजिन का कॉम्बिनेशन आता है, एक दवा हेलोसल्फ्यूरान और मेट्रीब्यूजिन का कॉम्बिनेशन आता है, ये थोड़ा नोट कर लें। और उसका फिर 1 किलोग्राम ले करके और 1000 लीटर पानी में घोल बनाएं, यानी 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम और 400 लीटर पानी में घोल बनाएं और मोथे पे छिड़काव करें। लेकिन गन्ना अभी आपका छोटा है, ध्यान रहे कि किसी भी सूरत में गन्ने के ऊपर वो पड़ने न पाए, क्योंकि वो हर्बिसाइड आपके गन्ने को भी जला देगा जी। तो दोनों साइड से आप स्प्रेयर में कुछ न कुछ लगा लें और सिर्फ मोथे पे स्प्रे करें। और ये लास्ट ऑप्शन केमिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी आप जो है मैकेनिकल निराई गुड़ाई से करके मोथे को कंट्रोल करें, और नहीं हो रहा है तब फिर इसका उपयोग करें, रसायनों का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रहे कि गन्ने के ऊपर वो ना पड़ने पाए, क्योंकि गन्ना आपका जला देगा और जिस पार्ट पे गन्ने के पड़ेगा वो 1 से 1.5 महीना लग जाएगा उसको रिकवर होने में। तो ये ध्यान रखें और फिर अपना जो भी करना है करें जी। ऑप्शन रखें केमिकल का बाद में। तो आप इस तरीके से जो आप समस्या झेल रहे हैं उसका समाधान डॉक्टर शर्मा जी ने आपका कर दिया। रामवीर जी, हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी फसल ले पाएंगे। डॉक्टर शालिनी जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर शालिनी जी, अभी हमने देखा कि होली का त्यौहार बीता, गुजिया हमारे पूरे जितने भी संभागों में ये त्यौहार माना जाता है, बड़े चाव से गुजिया खाई जाती है। पापड़ चिप्स की बात करें, नवरात्रों का आपने जिक्र किया, अभी नवरात्र आने वाले हैं, अगर हम पापड़ चिप्स की बात करें तो क्या मोटे अनाज से संभव है पापड़ चिप्स बनाना, या इस तरह के कोई व्रत के सामान ऐसे बनाना जिसको हम घर में भी उपयोग कर सकें और बाजार में भी पहुंचा सकें? जी बिल्कुल। व्रत के सामान में हम लोग पहले से ही रामदाना यानी चौलाई के लड्डू खाते हैं, है ना। कुट्टू का आटा यानी कि बकवीट वो भी हम लोग खाते हैं। सामक के चावल की खीर भी खाते हैं, सामक के चावल को नमकीन बना के भी खाते हैं, और इनको पीस के भी हम लोग अपनी रोटियां या फिर चीले वगैरह बनाते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि पापड़ बन सके, सेवियां बन सके, जवे बन सके, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ में आलू मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर व्रत के लिए आप अगर बनाना चाहें पर्टिकुलरली तो आलू के साथ में, क्योंकि इसमें भी स्टार्च तो है, तो जैसे सामक के चावल का, अगर आप सामक के चावल को जैसे साबूदाना का चावल का बनाते हैं वैसे ही सामक के चावल के साथ में थोड़ा आलू मिला लें और फिर उसके पापड़ बहुत अच्छे से बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही जवे और सेवियां भी मोटे अनाज की बन सकती हैं, बहुत आराम से उसको व्रत में भी खाया जा सकता है जी। तो इसके साथ एक और दर्शक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। चंद्रभान जी हैं। चंद्रभान जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। चंद्रभान जी, आप टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछें। चंद्रभान जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ जी। ट्यूबवेल के पानी से गन्ने की बुआई हो सकती है? अपना सवाल दोहराइए। ट्यूबवेल के पानी से गन्ने की बुआई हो सकती है क्या? जी, ट्यूबवेल के पानी से आप गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, ये सवाल जानना चाहते हैं आप? जी 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 डॉक्टर शर्मा जी। ट्यूबवेल के पानी से आप गन्ने की बुआई बिल्कुल कर सकते हैं। पानी जो है सामान्य जो हम लोग को पीने के काम आता है वही गन्ने के काम भी आता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ट्यूबवेल के पानी से गन्ने की सिंचाई कर सकते हैं, गन्ने की बुआई कर सकते हैं जी। तो ट्यूबवेल के पानी से भी गन्ने की बुआई संभव है और आप अपनी खेती में आगे बढ़ें, अच्छी खासी फसल लें, ऐसी हम कामना करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, अगर हम बात करें फसल उत्पादन को लेकर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अच्छे गन्ने की परिभाषा क्या है? गन्ने की मोटाई क्या इस पर निर्भर करती है? गन्ने की लंबाई निर्भर करती है? क्या पतला गन्ना उचित नहीं होता है? किसान के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अच्छे गन्ने के उत्पादन की परिभाषा क्या है? देखिए, अच्छे गन्ने का उत्पादन ये हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 80 टन प्रति हेक्टेयर यानी 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार हो। और पैदावार आती है गन्ने की हाइट और गन्ने की गर्थ से। तो गन्ने की हाइट और गर्थ जो है ये वेराइटल
करेक्टर होता है अपना। कोई वैरायटी लंबी खूब तेज बढ़ती है और मोटी मतलब गर्थ लिए हुए होती है, कोई पतली होती है, कोई किसी में मोटाई तो होती है लेकिन लंबाई नहीं होती है। तो ये वैरायटी का अपना करेक्टर होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसमें हाइट और गर्थ ज़्यादा हो वो फिर किसान भाई ऑप्ट करें। और नई प्रजातियों का जो विकास हो रहा है वो यही देख करके हो रहा है कि गर्थ और हाइट ज़्यादा हो। तो अब लंबाई कितनी होनी चाहिए वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक वैरायटी का अपना कैरेक्टर, उसके बाद से ऑर्गेनिक मैटर का यूज़, बैलेंस न्यूट्रिशन का प्रयोग, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस किसान भाई ने कितना किया, और प्लांट प्रोटेक्शन। ये सब करने के बाद एक जो है एवरेज वैरायटी भी होती है, वो भी लंबाई पकड़ लेती है और ज़्यादा उपज दे देती है। उसी तरह से लंबाई जब पकड़ती है तो गर्थ भी बढ़ता है। गर्थ में एक ध्यान देने वाला होता है कि यदि टिलर्स बहुत सारे निकल गए तो उसी वैरायटी के जो गन्ने बनते हैं वो पतले हो जाते हैं, यानी बहुत सारे किल्ले निकलते हैं तो उनकी मोटाई कम हो जाती है। तो ये समझ लें आप कि अगर मोटाई लेनी है तो नंबर ऑफ टिलर्स कम होनी चाहिए और स्पेस होना चाहिए उसको गन्ने को बढ़ने के लिए। 5-6 अगर गन्ना है एक क्लम्प में तो वो नॉर्मल मोटाई लेगा और हाइट भी ले लेगा। लेकिन वही 10-15 हो गए, 10 हो गए तो वो गन्ना एक ही वैरायटी का पतला भी हो जाएगा, हाइट तो ले लेगा लेकिन गन्ना पतला हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि एवरेज अगर मोटाई लिए हुए है, हाइट पकड़ लिया तो भी यील्ड बढ़ जाएगा। और स्टैंडर्ड जो हम लोग मानते हैं 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज, किसान भाई आपको 1000 क्विंटल उससे भी ज़्यादा 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले रहे हैं। और जो प्रजातियां अभी है जैसे एक तो CO 238 थी, इसमें रेड रॉट की वजह से ये जा रही है तो इसके लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन और भी जो प्रजाति जैसे CO 0118 118 वो है। नई वैरायटी एक शाहजहांपुर ने निकाली है COS 13235 जी, वो भी बिल्कुल 238 की तरह से है, उसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। ये मतलब एवरेज अगर स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस किसान भाई करते हैं जिसमें कल्चरल ऑपरेशन, निराई, गुड़ाई, खाद सब, हाँ वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं तो 800 के ऊपर ही उपज इसमें ले पाएंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा किसान भाई सबसे पहले प्रजाति चुनाव करें, बढ़िया तमाम बातों का ध्यान रखें तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा गन्ने की फसल उत्पादन ले सकते हैं। 800 क्विंटल से कम न लें। बिल्कुल बिल्कुल, 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपने जिस तरह से बताया ये किसान भाई ले भी सकते हैं और ले भी रहे हैं। बिल्कुल ले आगे बढ़ाएंगे जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहे, देखते रहे कार्यक्रम हेलो किसान, हम जल्द लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शालिनी जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर शालिनी जी, परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो हर परिवार में हर वर्ग के सदस्य होते हैं, बुजुर्ग है, बच्चा है, किसी परिवार में गर्भवती महिलाएं भी हैं। इनके लिए हम मोटे अनाज के कौन कौन से उत्पाद ले सकते हैं भोजन में अपने, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्या बुजुर्ग को इतनी मात्रा में दें तो कहीं उसको नुकसान ना कर जाए, बच्चों को नुकसान ना कर जाए, कोई स्पोर्ट्स जिम करने वाला बच्चा है उसके लिए किस हिसाब से होना चाहिए? और साथ ही साथ अगर कोई महिला हमें देख रही है या हमारा कोई दर्शक इस प्रकार का देख रहा है जो खाद्य प्रसंस्करण के स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहता है, सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाती है, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या क्या स्कीम्स हैं, थोड़ा सा बताइए।
जी, पहली बात, ये जो मोटे अनाज हैं वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और मिनरल्स, जिंक, आयरन, जिंक और बाकी जो मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होती हैं उनकी मात्रा अच्छी होती है। रही बात कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी मात्रा में इसको खाना है, कई लोगों को शुरू में ये सूट नहीं करता है। कुछ कुछ बहुत कम केसेस हैं, लेकिन कई लोगों को शुरू में एकदम से सूट नहीं करता है। तो मेरा अगर जैसे मैं अपने परिवार में अगर शुरू जब मैंने किया था तो मैंने धीरे धीरे उनके रोटी में डालना शुरू किया, हफ्ते में 1 दिन दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाती गई, फिर दूसरी चीज़ें बनानी शुरू की। रही बात कि कौन सा मोटा अनाज किसके लिए अच्छा है, पाच्यता के मामले में अगर हम देखें तो कोडो मिलेट की डाइजेस्टिबिलिटी यानी पाच्यता बहुत बुजुर्गों और बच्चों दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मिलेट्स को अगर उसको पचाना है अच्छे से तो अंकुरित करके, सुखा के, भून के फिर उसको इस्तेमाल करें, तो उसकी जो है ना फ़ायदा दुगना हो जाता है जी। और रही बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात पूछी कि हमने उगा तो लिया लेकिन उसका प्रसंस्करण कैसे करना है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिसमें 800 करोड़ की मात्रा सरकार ने रखी हुई है कि जो लोग इसकी प्रसंस्करण में जुड़ना चाहते हैं, उस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से सहायता दी जाए। तो सहायता देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं और NGOs भी हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर किसानों की और स्टार्टअप्स की सहायता कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें जैसे PFMF FME भी है, और उसमें भी हम लोग ये किसान भाई और ये जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दोनों में इनको प्रावधान दिया जा रहा है कि मशीनरी का 80% तक की इनको सब्सिडी मिल जाती हैं, और छोटी छोटी मशीनें भी जो हैं वो इसके लिए मिल जाती हैं। इसकी जो फूड प्रोसेसिंग की छोटी यूनिट लगाने के लिए 10 लाख से लेके 20 लाख की जो कीमत है वो काफ़ी उपयुक्त रहेगी। और बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे संस्थानों में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और परिषद की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इन मशीनें मिल सकती हैं। तो आप अगर इस क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, बाजार में अपनी एक पैठ बनाना चाहते हैं, तो आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क करके इस क्षेत्र में और अधिक जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण चौहान है, खरगांव मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था, मैं अमरूद का बगीचा लगाना चाहता हूँ जी। तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए और कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? जी, डॉक्टर बृजलाल शर्मा जी, ये अमरूद का बगीचा लगाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि अपना जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है वहाँ मध्य प्रदेश में जिला स्तर पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जो अधिकारी हैं उनसे थोड़ा संपर्क कर लें। वो पूरा डिटेल आपको बता देंगे कि अमरूद का कितने डिस्टेंस पे लगाया जाए, कितना खाद उसमें देना होता है, कितनी गहराई रखनी है। तो थोड़ा प्रयास करें और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जी, उनसे संपर्क कर लें। डॉक्टर शर्मा जी, साथ ही एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ इसमें। प्रजातियों की हमने बात करी, कई प्रजातियों का आपने जिक्र किया, क्या ऐसा संभव है कि किसान भाई उत्पादक इससे भी बढ़ा सकते हैं कि जैसे बसंतकालीन में एक प्रजाति का चुनाव किया और शीतकालीन में जब बुआई कर रहे हैं तो दूसरी प्रजाति का प्रयोग कर लिया, इस चक्र को अपनाएंगे तो क्या उत्पादन में और बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। रीजन स्पेसिफिक और सीजन स्पेसिफिक दो तरह की प्रजातियों का जो उपज है वो देखने को मिल रहा है जी। सीजन स्पेसिफिक यानी वो प्रजाति जो एक सीजन में बढ़िया करती है लेकिन दूसरी सीजन में दब जाती है। बिल्कुल। और आपका रीजन स्पेसिफिक जो एक रीजन में बढ़िया करती है लेकिन वही दूसरे रीजन में नहीं करती है। बिल्कुल सही बात। तो मैं सीजन स्पेसिफिक बताऊंगा। ऑटम का सीजन तो बीत गया, शरद काल का बीत गया, उसमें दो प्रजाति गन्ने की बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक तो आपकी 14201 जो COL के 14201 जो वैरायटी है, फिर 0118 CO0118 ये प्रजाति है। इसके अलावा COS 13235 ये तीन प्रजातियां बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं।
238 का नाम इसलिए नहीं लिए कि अब उसमें रेड रॉट का फंगस आ गया है और वो जाने वाली स्थिति में आ गई है, तो किसान भाइयों को उसको नहीं बताएंगे। अब आते हैं आपका बसंतकालीन में। बसंतकालीन में 13235 आपके बिफोर वीट और आफ्टर वीट दोनों में काफ़ी सफल है ये। मैं देख के आया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 118 बिफोर वीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक वैरायटी और है CO 15023, ये आफ्टर वीट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये 3 प्रजातियां हैं जिसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं जी। और वाटर लॉग के लिए ये 2 प्रजातियां हैं, 98014 CO 98014 एंड CO LK 94184। ये 2 प्रजातियां वाटर लॉग में, यानी स्प्रिंग ऑटम वाटर लॉग, ये 3 कंडीशंस हो गई। तो तीनों कंडीशंस के लिए प्रजातियां अलग अलग जी। और वो अलग अलग किसान भाई लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको, क्योंकि प्रजातियों का रोल बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इस रणनीति के तहत किसान भाई अगर आगे बढ़ते हैं, हाँ, रणनीति के तहत किसान भाई बढ़े तो निश्चित रूप से बेहतर वो उपज पा पाएंगे। और मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि किसान भाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अवश्य करें। कई बार ये होता है कि किसान भाई इंतजार करते हैं कि मानसून का पानी आएगा, रेन आएगा तो उसमें खाद डालेंगे। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा जी, समय की समाप्ति की हमें इशारा हो रहा है और समय की कमी की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी जी जी। तो किसान भाई इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस तरीके से डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि गन्ने की खेती को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक आप आगे लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। और इन वैरायटीज का चुनाव करते समय जरूर इन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर शर्मा जी, आप समय कीमती निकाल कर यहाँ पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गन्ने के किसानों को पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी जी, आपने सेहत बनाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, कौन से विषय जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आइए नजर डालते हैं। पपीते की खेती कैसे करनी है, कैसे मुनाफा कमाना है इसके जरिए, इसके बारे में बात होगी। और साथ ही जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव कितना खतरनाक होता जा रहा है, आने वाले समय में खेती कितनी मुश्किल होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके समाधान क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अब इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपसे छूट गई है, दोबारा इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, किसी तक जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको पता क्या करना है। डीडी किसान के यूट्यूब पर जाइए और टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसा क्या हुआ